लैंड घोटाले को लेकर आर्य समाज ने बुलाई प्रेस वार्ता। देखिए, सीधी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, करनाल में लगातार घोटाले पे घोटाले उजागर हो जाते हैं और आज जौन सा भू माफिया एक बहुत बड़ा लैंड घोटाला जो उजागर हुआ है उसका शॉर्ट बता देता हूं। कांग्रेस की सरकार में घोटाला होता है, भाजपा की सरकार के अफसर जांच करते हैं और वो भी लग जाते हैं उसको गोल गोल घुमाने। अब शिक्षा के मंदिर की बात करें तो मेला राम स्कूल का ये लैंड घोटाला है। 1 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है जिसको पिछले कई सालों से खुर्द पुर्द करने में लगे हुए हैं। अब दावा किया जा रहा है आर्य समाज द्वारा। आर्य समाज का दावा है कि ये जमीन उनकी थी और बड़ा प्रश्न उठता है कि इतने सालों से जो बवाल मचा हुआ है तब ये कहां सोए हुए थे, अब जागे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हम जब से ये मामला प्रकाश में आया इसकी जांच कर रहे थे, कागज डॉक्यूमेंट्स आरटीआई से इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा था। अब दोस्तों, घोटाला कहां होता है, घोटाला का केंद्र बिंदु क्या है, ये सब जानेंगे जो आर्य समाज की तरफ से प्रकट हुए हैं यहाँ पर प्रीतपाल सिंह पन्नू, उनसे जानेंगे पूरा मामला। लेकिन इसमें जो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह जो उठ गया वो करनाल की तहसील के ऊपर फिर से उठ गया। घोटाला हो जाता है, 200 से 300 करोड़ रुपए की ये जगह बताई जा रही है, केवल मात्र 2 करोड़ 40 लाख रुपए में रजिस्ट्री हो जाती है। मतलब बात करें तो सब लोग आंख मूंद कर माल लपेटने में लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल बात करें तो आर्य समाज जागा है, दावा पेश कर दिया है, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है पन्नू जी से जान लेते हैं। पन्नू जी, क्या मामला है, ये कौन सी बोतल में से मेला राम स्कूल का जिन बाहर निकाल दिया आपने? ये जिन तो बहुत पहले से निकला हुआ है, पिछले 8-10 साल से ये जिन जो है वो निकला हुआ है। ये और बात है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सामने ना आए, उनका अध्ययन ना किया जाए, तब तक वो बातें जो होती हैं वो हवा हवाई होती हैं। अब तक जो बातें चल रही थी वो हवा हवाई चल रही थी। लेकिन अब हम डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कह सकते हैं कि कानूनी रूप से भी हम लोग स्ट्रांग हैं, सही हैं, और सामाजिक रूप से भी हम लोग जो है वो सही हैं। इसलिए आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस जिन को हमने बाहर निकाला है। मैं बता दूं, ये जो मेलाराम स्कूल है, लगभग आज से 40 साल पहले, 40-50 साल के आसपास हो गए, मेलाराम वर्ग जी जो उस समय आर्य समाज के स्तंभ थे, और उस समय जो और लोग आर्य समाज के स्तंभ हुआ करते थे, जो मुख्य लोग हुआ करते थे, उन्होंने मिलकर ये जमीन खरीदी। जिसमें मेंबर कितने थे उस समय जो मेंबर थे टोटल 17 मेंबर जो है थे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी शायद मुझे भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन 17 मेंबर थे और वो सारे आर्य समाजी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे आर्य समाजी थे। ये जमीन खरीदा गई और इसमें जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 13,000 रुपए जो है वो मेलाराम वर्ग जी ने लगाए थे। वो क्योंकि मेंबर थे, मैनेजर थे, स्थायी मैनेजर थे, तो रजिस्ट्री उनके नाम की गई। लेकिन इसकी जो संरचना हुई, जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई, वो आर्य समाज के लोगों से डोनेशन इकट्ठी करके वो सारी जो है कंस्ट्रक्शन की गई। ये एक विश्वास था मेलाराम वर्ग के ऊपर पूरे समाज का कि मेलाराम वर्ग जी के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई, क्योंकि उनको पता था कि ये सही आदमी है, ये कल को गलत नहीं करेंगे। बाद में क्या होता है कि वो उनकी डेथ हो गई। जो उस समय के मेन और मेंबर थे उन सब की डेथ हो गई। जो मेन कमेटी थी उसमें केवल एक मेंबर बची, केवल एक मेंबर, शारदा देवी उनका नाम था, केवल एक, और उनके परिवार से थी, वो एक मेंबर बची। तो मेलाराम जी के ही पुत्र रविंद्रनाथ सहगल जो है, उन्होंने उठाकर जो है वो सारा एक तामझाम की देखा कि आज की डेट में इस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको कैसे हम लोग जो है हड़प कर सकते हैं, कैसे खुर्द बुर्द इस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। तो तुरंत जो है उन्होंने पहले उस सोसाइटी को दोबारा से उसको शुरू किया। उसके अंदर 5 मेंबर अपने ही परिवार के, सारे मेंबर एक ही परिवार के हैं, 5 मेंबर अपने परिवार के डाले और नई सोसाइटी बना दी। बाद में उन्होंने जब रेजोल्यूशन को देखा तो रेजोल्यूशन के हिसाब से 12 से कम मेंबर नहीं हो सकते थे। 12 से कम मेंबर होते ही सोसाइटी ऑटोमेटिकली सीज हो जानी चाहिए थी, एज पर रूल सीज हो जानी चाहिए थी, और ये सारा जो सिस्टम है ये सरकार के पास कंट्रोल में जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अफसरों से जैसे भी सांठ-गांठ की, जो भी किया, नए मेंबर डाले और सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन इस रीऑर्गेनाइज में एक बहुत बड़ी गलती कर गए वो, जो आज जो गलती जो है उनको कोर्ट में भी हर जगह भारी पड़ेगी, कि एज पर जो सोसाइटी का जो रेजुलेशन था, ओरिजिनल जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था
कि जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। जो भी व्यक्ति सोसाइटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, जो भी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनता रहेगा वो इसका मेंबर ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। वहां कोई भी व्यक्ति चेंज हो जाए वो इसका मेंबर होगा। लेकिन जब नई बॉडी बनाई गई तो जो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर थे डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उनकी कहीं कंसेंट नहीं ली गई। विदाउट उनकी कंसेंट नई कमेटी बन ही नहीं सकती थी। तो एज पर सोसाइटी एक्ट ये जो नई कमेटी बनाई गई, इस कमेटी ने जितने भी डिसीजन लिए वो सारे नल एंड वाइड है। एज पर रूल, एज पर लॉ, ये सारे नल एंड वाइड है। जब सारे नल एंड वाइड हैं तो वो सारा जो बेचा गया, जो जमीन बेची गई, जो नई सोसाइटी बनाई गई, जो स्टाफ को निकाला गया, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली जो है वो गैर कानूनी हो जाता है। तो पहली बात तो वो ये गैर कानूनी आपकी नजर में है क्योंकि रजिस्ट्री पन्नू जी समझने वाली बात है, प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो उनके नाम से है। देखा जाए तो मालिक वो है, चाहे जिस मर्जी ने पैसे दिए, कहीं आपके उसमें लिखा है? आ रहा हूं मैं। बताओ। हमारे बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं, गुरुद्वारे हैं, टेंपल हैं, जिसमें रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति के नाम कई बार करवाई जाती है प्रबंध के लिए, लेकिन उसका मालिक जो है वो सारा वो रहता है। ठीक है, दूसरी बात, चलो हमने मान ली रजिस्ट्री उनके नाम थी, लेकिन जो आप लॉ है उसको तो फॉलो करोगे। एज पर लॉ आप बिना स्कूल बंद किए उस जमीन को नहीं बेच सकते। स्कूल बंद कौन करने का डिसीजन कौन लेगा? सोसाइटी लेगी। सोसाइटी में आपने सारे अपने परिवार के मेंबर डाल दिए। जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है उसको आपने इनवाइट ही नहीं किया, जो इस चीज का विरोध कर सकता था कि आप गलत कर रहे हो। तो आपने जब शुरुआत ही गलत तरीके से करी तो आपकी जो सेल है वो गैर कानूनी अपने आप हो गई। पहली बात ये कानूनी दृष्टि से। दूसरी बात यह है कि जो विल है वो क्वेश्चनेबल है। जो जिस विल का ये जिक्र करते हैं, जिसमें कहते हैं कि मेलाराम जी ने कहा कि अगर स्कूल बंद होगा तो ये जमीन मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी, वो इस विल का जिक्र करते हैं। हम कहते हैं कि ये विल क्वेश्चनेबल है, इसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए, लैब पे जांच होनी चाहिए। पर हमने मान लिया ये विल सही है, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि विल सही है। उसी विल के अंदर वो लिख रहे हैं कि मेरे बच्चों के नाम होगी, जिसका इस्तेमाल वो आर्य समाज के लिए करेंगे, जो मुझे बहुत प्यारा है। यानी उनके बच्चे भी किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर उस विल को भी आप आधार बनाते हैं। रजिस्ट्री मेला नाम के नाम, बिल मेरा नाम जी की, मेलरिज्म जी कह रहे हैं कि आर्य समाज के लिए इस्तेमाल होगी, किसी और काम के लिए हो नहीं सकती। तो आप वहां कैसे होटल बना सकते हैं, आप कैसे वहां दुकानें काट सकते हैं, आप कैसे और काम वहां पर कर सकते हैं? तो एज पर उस विल भी इस जगह पर आर्य समाज का अधिकार है, वो आर्य समाज के काम आर्य समाज करे या उनके बच्चे नई सोसाइटी बनाकर करें। होगा वहां पर यज्ञ का काम, वेद का काम और दयानंद जी के जो संदेशों का काम होगा। आप दूसरा काम वहां पर नहीं कर सकते एज पर रूल भी। तीसरी बात, इसमें कितनी इंक्वायरियां हुई, इसमें डिस्ट्रिक्ट सवाल कर लेता हूँ जी, करिए। पन्नू जी, इस पूरे मैटर के अंदर आप चैलेंज रजिस्ट्री को करने वाले हैं या विल को करने वाले हैं या सोसाइटी को करने वाले हैं? किस किस को पार्टी बनाने वाले हैं? हम सारों को ही इसमें चैलेंज करने वाले हैं। हम रजिस्ट्रार को मिलकर जो सोसाइटी नई बनी है उसको चैलेंज करने वाले हैं। ठीक है, हम कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री को चैलेंज करने वाले हैं कि जब बेस ही गलत है तो ये रजिस्ट्री कैसे हो गई, उसको भी चैलेंज करने वाले हैं। और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है कि 200 से 300 करोड़ की जगह 2 करोड़ 40 लाख में रजिस्ट्री कैसे कर दी गई? जो उस समय तहसीलदार था उसने कितना पैसा खाया? क्योंकि मुझे लगता है शायद वही तहसीलदार था जो ऑलरेडी अंदर रह चुका है अपने घोटालों के कारण। तो वो था या कोई भी था जिसने भी ये रजिस्ट्री करी, उसने कितना पैसा खाया कि एक जमीन 200-300 करोड़ की है उसको वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए में रजिस्ट्री कर रहा है आंख बंद करके। कोई रिवेन्यू कितना लॉस हो रहा है उसको कोई परवाह नहीं है। वो जो रिवेन्यू की जांच के आदेश दिए गए थे, जो कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर के पास गई, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस जांच को भी हम लोग जो है दोबारा उठवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने डिप्टी कमिश्नर को लिखता है कि इसकी सेल में और इसमें स्कूल को बंद करने में जो है वो गैर कानूनी तरीके से इसको बंद किया जा रहा है, अनियमितताएं की जा रही हैं। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया डीसी ऑफिस में, किस अफसर ने दबाया, वो दोबारा से रिपोर्ट जांच खुलनी चाहिए। वो सारी चीजें करनाल के एडीसी योगेश कुमार जी इसकी जांच करते हैं। वो जांच में लिखते हैं कि इसके संचालन और सेल में अनियमितताएं हुई हैं। उस जांच रिपोर्ट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? तो हम लोग सारे जितने भी पहलू हैं सबको टच करने वाले हैं और सबके दरवाजे हम खटखटाने वाले हैं। किसी एक भी कुंडे को हम लोग जो है बिना खटखटाए छोड़ने वाले नहीं है। किस किस को कंप्लेंट किया अभी तक? अभी ये जो कंप्लेंट जा रही है ये मुख्यमंत्री जी को जा रही है, गृह मंत्री अनिल विज जी को जा रही है और पुलिस महानिदेशक को जा रही है। हमारी पहली डिमांड ये है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके अंदर आप बाध्य हैं एफआईआर करके इंक्वायरी करने के लिए। ये चॉइस नहीं है, ये कानून कहता है कि आप जो इसमें आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के अंदर, हरीश जी इस बात से सहमत होंगे कि कानून ये कहता है कि जो इस लेवल के दोष हैं उसमें आप पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, फिर आप जो है इंक्वायरी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर प्रशासन करेगा, सरकार करेगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, नहीं करेगी हम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे, चाहे हमें 156 दिन में जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े। इसमें हम एफआईआर करवाएंगे और एफआईआर करके इसमें सारी जांच, सारे घोटाले अपने आप सामने आ जाएंगे। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है
कि एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और वो किसी एक मेंबर के नाम रजिस्ट्री करा दी जाती है, सर, पूरी सोसाइटी दाल के ही नाम काली क्यों है। नहीं, सोसाइटी के नाम क्यों नहीं कराई गई? उस समय क्या रहा, उस समय के मेंबरों की क्या सोच थी, मैं उसके ऊपर तो किंतु नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है उस जमीन का पैसा मिलाराम जी ने ज्यादा दिया हो इसलिए, और वो सम्मानित थे इसलिए उनके नाम कर दी गई हो, उनके ऊपर सभी को विश्वास था इसलिए उनके नाम कर दी गई हो। उस समय क्या हुआ वो तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आज पूरी दाल काली है। आज तो पूरी स्कूल दाल की बात होगी ना आज पूरी। पूरी दाल काली है। आज उस प्रॉपर्टी को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, उनके बच्चों ने इतनी भी शर्म नहीं की कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सारी उम्र आर्य समाज का झंडा उठाकर घूमते रहे, मरते दम तक आर्य समाज के रहे, और जिस विल को वो उनकी बता रहे हैं उस विल में भी लिख गए कि इस जमीन का इस्तेमाल आर्य समाज के लिए होगा, लेकिन वो अपने बुजुर्गों की क्या उनको आत्मा को शांति मिलेगी? उनके बुजुर्गों की आत्मा को शांति मिलेगी जिनकी जमीन को खुर्द बुर्द करके वो और तरीके के लिए जो है इस्तेमाल, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख की बेची है, मैं 5 करोड़ का उनको दावा करता हूं। हम छोड़ देते हैं सारी बात, हम उनको 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके देंगे, वो पीछे अर्जियां लिख के दें कि हमारे समाज को देते हैं। आर्य समाज के माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम उनको 5 करोड़ इकट्ठा करके दे देंगे, अगर उन्होंने बाकी 2 करोड़ 40 लाख में बेची है। पन्नू जी, फिर सवाल उठता है, स्कूल के अंदर काफी टीचर थे, बहुत बच्चे थे, किलच किलच के मर गए, स्कूल को बचाया जाए, बच्चों के भविष्य को बचाया जाए, आप लोग कहां सोए रहे? हम लोग बिल्कुल नहीं सोए रहे। हम लोग पहले भी जब भी आवाज उठी है, दुकानदारों ने उठाई है, किसी ने उठाई है, हम लोग साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास फैक्ट नहीं थे तो हम एक सामाजिक व्यक्ति की तरह साथ खड़े हो जाते थे। इनकी डिमांड है, हम लोग साथ खड़े हैं। उसके ऊपर इंक्वायरियां हुई। सवाल ये नहीं है कि हम कहां थे, सवाल ये है कि जो इंक्वायरियां हुई, उन इंक्वायरियों को दबा क्यों दिया गया? ऐसा तो नहीं है कि समाज साथ नहीं खड़ा हुआ, समाज साथ खड़े हुआ तभी आज वहां दुकानदार आज भी वहां टिके हुए हैं। तो समाज तो शुरू से ही साथ खड़ा हुआ है। ये और बात है कि प्रशासन को और सरकार को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई और इंक्वायरियों को दबाया गया है। उन इंक्वायरियों को दोबारा से ओपन करने की जरूरत है और इसमें सही कार्रवाई करने की जरूरत है। कुछ नेताओं के नाम बड़े सामने आए, बड़ी चर्चा में रहे पिछले दिनों इसी स्कूल को लेकर। अच्छी बात है, कौन लोग अगर अगर उनके नाम सामने आते हैं बिल्कुल वो सामने आने चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए। हम लोग तो तब तक नाम नहीं ले सकते जब तक बिल्कुल जो हमारे सामने तथ्य ना हो। अभी तो तथ्य उन 3 लोगों जो बेचने वाले उनके नाम है और जिन्होंने खरीदने वाले उनके नाम है। जो बैक पे हैं वो तो इंक्वायरी का मुद्दा है। जब इंक्वायरी प्रॉपर होगी तो जो इसकी बैकबोन में है, जिनको हिस्सा मिल रहा है, चाहे वो पुरानी सरकार के लोग हैं या नई सरकार के लोग हैं, जिनको हिस्सा पत्ती मिल रही है, जो इसको मामले को दबा रहे हैं, जब इंक्वायरी होगी अपने आप सामने आ जाएंगे। खरीदार कौन कौन है? खरीदार इसमें 3 नाम है। हरीश जी जरा तीनों नाम एक बार हरीश आर्य जी आपको बताएंगे। नंबर 1 सुशील जैन, नंबर 2 राजेश सेठी और नंबर 3 विनय गोयल। इन 3 लोगों ने जो है ये प्रॉपर्टी खरीद की है। 2 नवंबर 2012 को जो है ये रजिस्ट्री हुई है और 8000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। और इसमें अगर हम बात करें, बेचने वाले जो हैं वो 5 लोग हैं, जिनमें मिस्टर नंबर 1 है आर.एन. सहगल, जिनका एफिडेविट अगर आप देखना चाहें तो ये एफिडेविट जिस पे मेंशन है कि ये प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड कुछ भी जो है वो ना ये संस्था सेल होगी और ना ही उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेल होंगी। इसके अलावा ब्रह्मदत्त सहगल, नंबर 3 ललित सहगल और नंबर 4 शारदा मायरा, और इसके अलावा एक डॉक्टर हैं। जो लीगल हायर बनते हैं उन लोगों ने रजिस्ट्री करा दी। हाँ, आप यही मान के चलें कि देखें, लीगल हायर वो नहीं थे। सबसे पहले हम चीज़ एक समझ लें कि इस प्रॉपर्टी पे सबसे पहला हक वो आर्य समाज का था। अगर मान लो उसके परिवार के लोग उसको बेचना भी चाह रहे थे तो उनको आर्य समाज को जो है संपर्क करना चाहिए था। आर्य समाज उनके अपने फादर की जो विल थी उसको एग्जीक्यूट करते हुए उनको ये चाहिए था कि वो आर्य समाज को इसको डोनेट करते, और अगर वो मान लो डोनेशन नहीं भी करना चाह रहे थे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल के आर्य समाज को हैंड ओवर करते। आर्य समाज वहाँ जो है अपनी गतिविधियाँ करता, जो समाज की भलाई के लिए गतिविधियाँ लाई जानी चाहिए थी अमल में, वो वहाँ होती। लेकिन ये एक दुखद विषय है कि उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इस प्रॉपर्टी को जो है खुर्द-पुर्द किया गया और इस प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से जो है उसको सेल किया गया। और इसके अलावा जितने भी इलीगल पॉइंट हैं हम उन सबको चैलेंज करेंगे। पन्नू जी, इस पूरे मामले में कोई केस भी चल रहा है? हाँ, इसमें ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहे हैं। केस इसमें ऑलरेडी पेंडिंग है। दुकानदारों ने भी केस कर रखा है, तो केस इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट में। जब जुडिशली मैटर चल रहा है तो फिर प्रेस की क्या जरूरत? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो सब जुडिस मैटर है वो सिविल नेचर का है, लेकिन जो इसमें क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है कि इसमें जो है 420 की गई, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, तो कोई भी कानून आपको ये नहीं कहता कि आप सिविल और क्रिमिनल मैटर साथ साथ नहीं चला सकते। अगर क्रिमिनल कुछ एक्टिविटी हुई है तो उसके लिए आप सेपरेट जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, ये सेटल लॉ है। जो सिविल नेचर चल रही है वो अलग चल। दूसरी बात एक और है ना, पहले जो पार्टियां थी वो दुकानदार थे, आज आर्य समाज पार्टी के रूप में सामने आया है, तो आर्य समाज को पूरा अधिकार है कि वो इसमें सिविल कोर्ट में भी जाए और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए भी जाए। पूरा उनको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पन्नू जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो ये संस्था है आपकी कह रहा हूं, जो ये
आर्य केंद्रीय सभा रजिस्टर्ड है जो, इसका स्टेटस क्या आज की तारीख में, ये रन में है, क्या स्टेटस है? बिल्कुल रन में है जी, इनके प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी भी एक कार्ड, कितने मेंबर हैं अभी? ये इसकी पूरी जानकारी तो आपको आर्य समाज देगा, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ इनका एक कार्यक्रम जो है वो आर्य केंद्रीय सभा का होने जा रहा है। करनाल की सभी संस्थाएं जो हैं आर्य संस्थाएं, एक बार आप केंद्रीय आर्य सभा के बारे में जानना चाह रहे हैं, बता दें आपको। बिल्कुल दोस्तों, बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, जो आपकी ये संस्था है जो दावा कर रही है जमीन हमारे पास आनी चाहिए, वो जो संस्था है कितने मेंबर एक्टिव हैं, संस्था एक्टिव है या नहीं है, आपने इसका रिन्यूएबल कब करवाया है? हमने ये दावा नहीं किया कि ज़मीन हमारे पास आनी चाहिए। हमारा दावा ये कि भूमि आर्य समाज के कार्यों के लिए प्रयोग होनी चाहिए, चाहे वो उसका परिवार करे, आर्य केंद्रीय सभा करे, या कोई आर्य समाज सेक्टर 13 करे, प्रेमनगर करे, रामनगर करे। हमारी 18 संस्थाएं हैं करनाल में, सारी आर्य संस्थाएं हैं। महर्षि सिद्धांत को कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। हमारा उद्देश्य अगर ये आर्य समाज के कार्यों के लिए प्रयोग, हमारा उद्देश्य की पूर्ति उसी में हो जाती है। हम भूमि को हड़पने वाला हमारा काम नहीं है। हम तो सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के भलाई के काम करते हैं, आर्य समाज को बढ़ाने के कार्य करते हैं, वेद प्रचार का कार्य करते हैं। ये भूमि उसी कार्य के लिए प्रयोग होते हैं, चाहे मेलाराम व्रत करें, उसके परिवार करें, जिसने खरीदी वो करें। हमारा उद्देश्य ये है। भूमि को हड़पना आर्य समाज का ना तो उद्देश्य था ना उद्देश्य है। लेकिन कोई अननेसेसरी किसी पे दावा करता है आर्य समाज की भूमि पे, उसका गलत कामों के लिए प्रयोग करता है। मान लो का दुकानें बनती है, उसमें मीट बिकती है, अंडे बिकते हैं, उसका आर्य समाज सहन थोड़ा करेगा। तो आर्य समाज के काम अगर इसमें, उसको हम सहन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आर्य समाज के उद्देश्य के लिए इस भूमि का प्रयोग हो। आर्य केंद्रीय सभा रजिस्टर्ड बॉडी है, उसके लगभग 100 सदस्य हैं। नियमित रूप से अकाउंट हम उसका देते हैं और रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। और आपको बता दूं, 5 साल के लिए आर्य केंद्रीय सभा जो काम करती है सामाजिक हित के, सरकार ने 5 साल के लिए आयकर में छूट दी है आर्य केंद्रीय सभा को। इतने कार्य करें तब इनको छूट मिली है। एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। और आर्य समाज आपको पता है ऐसी संस्था जो सत्य और वेद के ऊपर आधारित है। सत्य के अलावा हम नहीं चलते, नाम झूठ बोलेंगे, जो सच्चाई उसके साथ खड़ेंगे, जो भी झूठ काम करेगा, गलत काम करेगा, उसका विरोध करेंगे। ये आर्य समाज का कार्य है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो अध्यक्ष की स्टेटमेंट है बड़ी ध्यान से सुनने और समझने की है। मतलब साफ एजेंडा क्लियर हो रहा है कि ये जो लड़ाई अब चल चुकी है कितनी लंबी चल सकती है। पन्नू जी, क्या लगता है आपको? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई तो लंबी चल ही सकती है, क्योंकि नीचे का कोर्ट है, फिर ऊपर के हायर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कहीं तक भी लड़ाई है जा सकती है। और जब इस लड़ाई में हम आई गए हैं तो जिस लेवल पर जाना पड़ा उस लेवल तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार चाहे तो इस लड़ाई को बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर इसमें हायर लेवल की जाँच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दे और तुरंत कार्रवाई करे अगर सरकार, तो मुझे लगता है कि जो दोषीगण है जब उनको सजा मिलेगी या वो अंदर जाएंगे तो अपने आप वो पीछे हट जाएंगे। तो मुझे लगता है अब ये सरकार के ऊपर है कि ये लड़ाई लंबी चले या इसको जल्दी निपटा दिया जाए। और आर्य समाज के ऊपर है कि आर्य समाज इस लड़ाई को कितनी शिद्दत से लड़ता है। ये बहुत जरूरी है। वो तो क्लियर हो गया। उन्होंने कह दिया आर्य समाज का काम हो जाए, अंदर एक मंदिर बना दो, बाहर जो मर्जी बना दो, लेकिन इनलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सही बात है कि आर्य समाज की होनी चाहिए। और ये लड़ाई कि इसको आर्य समाज का काम कौन करेगा, उनका परिवार करेगा या आर्य समाज करेगा, ये कोर्ट तय करेगा। ये ना आप तय कर सकते, ना मैं तय कर सकता। खुद कह रहे हैं कि वो करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बनाए, कमेटी बनाकर करें, कमेटी बनाकर करें। आर्य समाज का करें, वहाँ जज का काम करें, बाकी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, हम उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। करें ना, आर्य समाज का काम करें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें खबर, जो बोतल में से जिन बाहर निकाल रहे थे वो बोतल के अंदर फंस गया। वो ना तो बाहर निकलेगा ना अंदर फंसेगा। लड़ाई लंबी चलेगी, शिद्दत से लड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ नेता लोग भी इस प्रॉपर्टी पर नजरें गाड़े हुए हैं। गीद की नजरें होती है वो गड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका कमेंट्स के अंदर जवाब दे देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.